ओके, सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंपल ओनली, एक हेडिंग मेनली हेनरीज लॉ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इसमें मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हमने पहले केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा होता है, एंड हेनरीज लॉ दैट इज गैस इन लिक्विड। तो पहले आप देख लीजिए सिलेबस क्या है। यहाँ पर ये सिलेबस है, ये आपको पीपीटी मिल जाएगी, वहां पे आप देख सकते हैं कि सोल्यूशन के अंदर कौन कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है। ठीक है? उसके बाद सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन बेसिकली सोल्यूशन इज द मिक्सचर। ओके, लेकिन मिक्सचर तो किसी भी दो कंपाउंड्स कंपोनेंट्स को आप मिला के मिक्सचर बना सकते हैं। क्या हम सभी मिक्सचर्स को सॉल्यूशन कहेंगे? नहीं। तो ऐसा मिक्सचर जो होमोजीनियस होगा, होमोजीनियस मतलब सिंगल फेज, यानी मिक्स होने के बाद आपको वो पूरा का पूरा सिस्टम सिंगल फेज में दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने लिया शुगर, शुगर सॉलिड है, ठीक है, और वाटर लिक्विड है। तो शुगर एंड वाटर ये दो अलग अलग फेज हैं, लेकिन जब हम शुगर को वाटर में मिला देंगे, डिजोल्व कर देंगे, तो वो जो नया सिस्टम, नया मिक्सचर हमें मिलेगा दैट इज होमोजीनियस, बिकॉज अब उसका फेज सिंगल है, वन फेज, उन दोनों का ही फेज सेम हो गया। ठीक है, तो ऐसा मिक्सचर जो कि होमोजीनियस होगा, क्या होगा? होमोजीनियस। सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, टू और मोर कंपोनेंट्स। हो सकता है मैं एक से ज्यादा कंपोनेंट ले लूं, हो सकता है मैं कम से कम दो कंपोनेंट तो लूंगा ही। ठीक है, देखिए मान लीजिए मैंने हाइट या एग्जांपल एटमॉस्फेरिक गैस देख लीजिए। एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैस है, इसमें बहुत सारी गैसेस हैं। ये सारी गैसेस मिलके एक होमोजीनियस मिक्सचर बना रही हैं। तो ये है मल्टी कंपोनेंट, पॉली पॉली कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन। लेकिन हमारे सिलेबस में इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन ही है। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जहां पर सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। ठीक है, तो यहां पर दो कंपोनेंट में से अगर एक कंपोनेंट ए है और बी है, तो मैं एक को मानूंगा सोल्यूट और एक को बोलूंगा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट दो कंपोनेंट मिलके हमें सॉल्यूशन देंगे। बाइनरी का मतलब टू कंपोनेंट सॉल्यूशन, टू कंपोनेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अब कैसे पहचानूं कि कौन सा कंपोनेंट सोल्यूट कहलाएगा और कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट कहलाएगा? दो क्राइटेरिया है इसके, सिंपल क्राइटेरिया। पहला, जो कंपोनेंट स्मॉलर अमाउंट में होगा जनरली वो सोल्यूट लिया जाता है। दूसरी पहचान, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट और जो सॉल्यूशन है, इन दोनों के फेज सेम होते हैं, या ये कह दूं कि जो सॉल्यूशन का फेज होता है वही सॉल्वेंट का फेज होता है। मतलब एग्जांपल, सॉल्ट लिया, सॉल्ट नमक सॉलिड है और उसको मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो वाटर का फेज क्या था? वाटर का फेज लिक्विड था। जब मैंने डिसॉल्व कर दिया तो जो सॉल्यूशन मुझे मिला उसका भी फेज लिक्विड है। तो लिक्विड वाला कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा और दूसरा सोल्यूट होगा। ठीक है, तो ऐसा मेन कोई क्वेश्चन नहीं बनता इस पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग या विच वन इज सोल्यूट विच वन इज सॉल्वेंट। जनरली आप मान के चलिए कि जो स्मॉल अमाउंट में होगा, जिसके अमाउंट का डिस्कशन किया जाएगा, उसे हम सोल्यूट कहते हैं। दूसरी बात, इस किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट करने के लिए, हमें कंसंट्रेशन टर्म्स की जरूरत पड़ती है, जो मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा। इससे पहले के चैप्टर्स में हमने वो पढ़ रखा होता है। ठीक है, सो कंसंट्रेशन टर्म्स आर व्हाट? द टर्म्स विच रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। ओके, दिस इज स्लाइड, आप यहां पर सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब सॉल्यूशन में हमारे पास जो कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट्स उनके फेज के अकॉर्डिंग, फेज के बेसिस पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है, ठीक, इन दोनों का फेज देखना पड़ेगा। लाइक कौन सॉलिड है, कौन सा गैस है, कौन, क्या दोनों गैस है, दोनों सॉलिड है। ऑन दैट बेसिस देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो देखिए पहला क्या है? गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, यहां पर सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है,
जो गैसियस सॉल्यूशन बोल रहा हूं इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है उसका फेज गैस है, तो सॉल्वेंट का भी फेज क्या होगा, गैस होगा। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा लिक्विड सॉल्यूशन, इसका मतलब यहां पर सॉल्यूशन का जो फेज है वो लिक्विड है, तो सॉल्वेंट भी क्या होगा, लिक्विड होगा। तो यहां पर देखिए तीनों बार सॉल्वेंट फिक्स्ड है, यहां पर देखिए तीनों बार सॉल्वेंट फिक्स्ड है लिक्विड, यहां पर सॉलिड सॉल्यूशन, तो यहां पर तीनों बार सॉल्वेंट सॉलिड होगा। अब जो सोल्यूट है उसका फेज बदल सकता है। अब इसमें 9 बन जाएंगे कॉम्बिनेशन, 3 इसके साथ, 3 इसके साथ, 3 इसके साथ, ठीक। तो ये अगर मैं गैस को गैस में डिसॉल्व करता हूं तो मुझे जो सॉल्यूशन मिलेगा उसे मैं कहूंगा गैसियस सॉल्यूशन। और यहां इस चैप्टर में हम ये वाला पार्ट नहीं पढ़ेंगे। इसके एग्जांपल्स हैं किसी भी दो गैस का मिक्सचर, फिर लिक्विड इन द गैस, फिर सॉलिड इन द गैस। कैम्फोर को अगर गैस में मिलाते हो तो वो एग्जांपल होगा सॉलिड इनटू गैस। फिर लिक्विड सॉल्यूशन को, इसका मतलब सॉल्वेंट फिक्स्ड है, सोल्यूट बदलेगा, गैस लिक्विड सॉलिड। तो गैस मिलाएंगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जैसे कि वाटर के अंदर बहुत सी गैस डिजॉल्व होती हैं, ज्यादातर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। ऐसे ही लिक्विड इनटू लिक्विड, अल्कोहल एंड इथेनॉल, अल्कोहल एंड वाटर। उसके बाद सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉल्ट इनटू वाटर, ग्लूकोज इनटू वाटर। फिर सॉलिड सॉल्यूशन, यहां पर सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा। तो इसके केस में गैस इनटू सॉलिड, लिक्विड इनटू सॉलिड एंड सॉलिड इनटू सॉलिड। तो बहुत सिंपल है, 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं जैसे प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, पैलेडियम पीडी, ये दे एब्जॉर्ब हाइड्रोजन गैस। तो जब हम हाइड्रोजन गैस को डी ब्लॉक मेटल्स पर एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो उस मिक्सचर को हम बोलते हैं क्या, सॉलिड इनटू सॉलिड, गैस इनटू सॉलिड टाइप सॉल्यूशन। एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पैलेडियम, पैलेडियम। फिर लिक्विड इनटू सॉलिड, मरकरी क्या है, मरकरी लिक्विड है, ठीक है। मरकरी को सोडियम में डिसॉल्व कर दो, सोडियम के साथ कंबाइन कर दो, तो अगर मरकरी का अमाउंट कम रखोगे, सोडियम का ज्यादा रखोगे, तो आप क्या कहोगे कि मरकरी सोल्यूट है और सोडियम हमारा सॉल्वेंट है। तो सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम, ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं, अमलगम्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड इनटू सॉलिड टाइप सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज सॉलिड इनटू सॉलिड, सॉलिड इनटू सॉलिड का एग्जांपल है होमोजेनियस मिक्सचर है एलॉय, एलॉय। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स। ये तो एलॉय के बारे में हम डी ब्लॉक में पढ़ चुके हैं। तो हमें यहाँ पर जनरली क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पर जो जनरली पढ़ना है, जो हमारा मेन सिलेबस है इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, वो है लिक्विड सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ, यानी आपको बार बार सॉल्वेंट लिक्विड लेना है इस चैप्टर में, सॉल्वेंट लिक्विड लेना है। सोल्यूट बदल सकता है, गैस इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू लिक्विड एंड सॉलिड इनटू लिक्विड। समझ गया। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट टाइप ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज गैस इनटू लिक्विड। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में यहां डिस्कस नहीं करूंगा मैं। तेरा तेरे मुझे छोड़, ओके। सो गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये लिक्विड सॉल्यूशन है जहां पर सोल्यूट हमारा गैस हो, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना, यहां से मेन सिलेबस शुरू होता है। यहां पर जो सोल्यूट है वो क्या होगा, गैस होगा, और जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, वो लिक्विड होगा, लिक्विड होगा। अब इसका आपको बहुत सारा एग्जांपल देखने को मिला होगा कि जो पानी है, वाटर, वाटर, वाटर के अंदर ऑक्सीजन कुछ ना कुछ अमाउंट में डिजॉल्व होती है। वो अमाउंट टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करता है, तभी तो वाटर के अंदर एक्वाटिक लाइफ्स, एक्वाटिक स्पीशीज लाइक फिश या बाकी जितने भी स्पीशीज हैं, दे सर्वाइव बिकॉज दे दे कैन गेट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इनटू द वाटर। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पानी में घुली होती है। अच्छा, ऑक्सीजन नहीं, कोई भी गैस,
हर एक गैस पानी में कुछ ना कुछ अमाउंट में, कुछ ना कुछ एक्सटेंट में डिजॉल्व हो ही जाती है, ठीक है। कोई कम डिजॉल्व होगी तो कोई गैस ज्यादा डिजॉल्व होगी, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। तो की पॉइंट, एक एक पॉइंट समझेगा। की पॉइंट ये है कि सबसे पहले सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, सबसे पहले सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इनटू वाटर या इनटू लिक्विड इज सिमिलर टू, कंडेंसेशन, सिमिलर टू कंडेंसेशन ऑफ गैस। ये देखिए कंडेंसेशन जैसा ही प्रोसेस है, कंडेंसेशन ऑफ गैस। मतलब जो जो फैक्टर्स गैस के कंडेंसेशन में रोल प्ले करते हैं, वही वही फैक्टर्स गैस के वाटर में डिसोल्यूशन को भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये पॉइंट ध्यान में रखें तो हमारे लिए ये टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। अब आप ही बताइए अगर मैं कोई गैस लेता हूं और उसको लिक्विड में डिसॉल्व करता हूं, तो ये क्या बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गैस। अब आप इस इक्वेशन को या इस एक्सप्रेशन को आप बताइए ये प्रोसेस कैसा है, एक्सो है कि एंडो है। तो गैस का कंडेंसेशन हमेशा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो दिस इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच का जो साइन होगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और जिन रिएक्शन, अच्छा और एक बात करूं, गैस लिक्विड से मिलके लिक्विड बना रहा है, यानी गैस अपना लिक्विफाई हो रहा है। कंडेंसेशन कहो या लिक्विफिकेशन कहो, जो इजीली लिक्विफाई हो जाएगा ना, वही आसानी से पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। अब डेल्टा एच हो गया, डेल्टा एस का साइन अगर देखूं, डेल्टा एस का साइन, डेल्टा एस एंट्रोपी रैंडमनेस डिक्रीज करेगी, तो ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। खैर मैं उस डेल्टा जी के डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस आपको शॉर्ट में बता दूं पहले, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, ये खुद हीट निकाल रहा है, इसलिए solubility of gas in water in liquid will take place at lower temperature। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर टेम्परेचर, यानी फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ली चटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ली चटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अब अगर मैं बात करूं प्रेशर की, तो मुझे क्या करना है, हम जानते हैं कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो रिएक्शन हायर गैसियस मोल से लोअर गैसियस मोल की तरफ जाती है। तो यहां पर हायर गैसियस मोल लेफ्ट साइड है और लोअर गैसियस मोल राइट साइड है, तो गैस से लिक्विड बना रहा है। तो अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाएगी। यानी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखूं, फेवर्ड एट हाई प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड बढ़ जाएगी, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। टेम्परेचर लो रखना है, प्रेशर हाई रखना है, तो ज्यादा गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी। दिस इज द पॉइंट। दिस स्लाइड इज वेरी इंफॉर्मेटिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेकिन जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं ये सारा गैस इनटू लिक्विड पर वैलिड होगा। तो यहां से हमें क्या पता चला कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसमें से पहला फैक्टर क्या है, देखो आप रिकॉर्डिंग स्टॉप करके अच्छे समझ सकते हो, फिर आगे बढ़ना, मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, इसकी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी तो सैड फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो इसको अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला फैक्टर होगा गैस नेचर ऑफ सोल्यूट, यानी नेचर ऑफ गैस।
नेचर ऑफ गैस। दूसरा फैक्टर होगा टेम्परेचर एंड तीसरा फैक्टर होगा प्रेशर। तो नेचर ऑफ गैस में क्या होगा, वाटर अगर मैं सॉल्वेंट लेता हूँ, हमारे पास कॉन्सेप्ट है लाइक डिजोल्व लाइक। अगर मैं वाटर सॉल्वेंट लेता हूँ तो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो उसमें जो पोलर गैसेस होंगी दे विल बी मोर सॉल्युबल देन नॉन पोलर गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू वाटर। मैंने पर्टिकुलरली क्या ले लिया, वाटर, प्रोपोर्शनल टू म्यू, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, एज वेल एज मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। यानी इन शॉर्ट उस गैस का वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना स्ट्रांग रहेगा वो गैस पानी में उतना ज्यादा डिजोल्व हो जाएगी। इसका मैं एक एग्जांपल ले लूं, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर सबसे ज्यादा किसकी होगी, हीलियम की कि नियॉन की कि ऑर्गन की, क्रिप्टॉन की कि जीनॉन की। जवाब होगा जीनॉन की, क्योंकि इसका मास क्या है, हैवी है। ये सॉल्युबिलिटी वाटर हो जाएगा। इस तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन की। अब एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा, जहां पर ये है हीलियम और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या है, एक तरह से बॉन्ड है, तो यहाँ पर इंड्यूस डाइपोल डेवलप होने का चांस ज़्यादा है, इंड्यूस डाइपोल। लेकिन हीलियम तो पूरी तरीके से इनर्ट है, इनर्ट है तो यहाँ पर इंड्यूस डाइपोल नहीं डेवलप होगा ज़्यादा, इसलिए H2 इज मोर सॉल्युबल देन हीलियम। तो ये पहला फैक्टर हो गया नेचर ऑफ सॉल्युबिलिटी, एज वेल एज और एक दो एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, पोलर है। इसीलिए इन दोनों में सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल होगा इन वाटर देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर का है। तो अभी मैंने समझाया ली चटलिए के अकॉर्डिंग, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घट जाती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ समझो, इसका कोई एप्लीकेशन हमारी लाइफ में है क्या। गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर हाई होता है एटमॉस्फेयर का, तो जो एक्वाटिक लाइफ है, मछलियां खासकर, वो पानी में ऊपर ऊपर चलती हैं, क्योंकि वहां पर ना सॉल्युबिलिटी ऑफ, टेम्परेचर हाई होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर कम होगा। तो सॉल्युबिलिटी कम होगी तो वहां पर उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। तो दैट्स व्हाई aquatic lives are more comfortable in the water at low temperature in winters। विंटर में देखेंगे तो जो मछलियां हैं वो बिल्कुल शांत बैठी होती है नीचे आराम से। दैट इज वाई, इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, दैट इज वाई aquatic lives species are more comfortable, are more comfortable in water in winter at low temperature। यही रीजन है, ठीक है। दूसरा अगला अगला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर को एक्सप्लेन करेंगे हम एक लॉ से, नाम है हेनरी लॉ, ठीक है, हेनरी लॉ। इफेक्ट ऑफ प्रेशर विल बी एक्सप्लेन बाय हेनरी, तो हेनरी का लॉ बना देंगे उसे। अब सिंपल सिंपल अगर समझे हम तो बहुत सिंपल है कि जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल इजीली कंडेंस्ड हो जाएंगे, इजीली लिक्विफाई हो जाएंगे, यानी ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस। ये रफ आइडिया। लेकिन
रिवर्स भी तो कह सकता हूं कि कौन सी गैस ज्यादा सॉल्युबल होगी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर, ये भी तो कह सकता हूँ। या ये कह दूं प्रेशर जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी ज्यादा, या जितना सॉल्युबिलिटी ज्यादा उसका प्रेशर भी ज्यादा। तो अब हेनरी चूज करेंगे कि कौन सा वाला स्टेटमेंट आप चूज करें, ए बरा ए प्रोपोर्शनल टू बी कि बी प्रोपोर्शनल टू ए। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। सबसे पहले लॉ क्या कहता है, इट डील्स विद इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जो मैंने पहले ही बता दिया है ना, सिंपल सिंपल पॉइंट्स। अब लॉ कहता क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर, प्रेशर ऑफ व्हाट। तो जिस कंटेनर में आप गैस लेंगे ना, गैस, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, हमारी कहानी। मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक, ये कंटेनर है, ये लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड। इस कंटेनर के ऊपर गैस प्लेस की गई है, दो गैसेस हैं, दो गैसेस। एक गैस है हाइड्रोजन, एक गैस है एक गैस है ऑक्सीजन। यहाँ दो गैस है, गैस नाइट्रोजन भी है और गैस ऑक्सीजन भी है, दोनों के 1 मोल हैं, 1 मोल ऑफ ईच। अब ध्यान समझिए, दोनों के मोल बराबर बराबर है। मोल बराबर होंगे तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था डाल्टन्स लॉ में कि जिसके गैसेस मोल ज्यादा होते हैं उसी का प्रेशर ज्यादा होगा। अब जब दोनों गैसेस के मोल यहाँ बराबर है तो दोनों गैसेस का प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस बराबर होगा। बराबर होगा तो सॉल्युबिलिटी बराबर होगी। इसलिए हमें क्या करना है, हमें अनइक्वल मोल लेना है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या लिया, हाइड्रोजन का, सॉरी नाइट्रोजन का 2 मोल ले लिए और O2 का 1 मोल ले लिया। तो जिसका मोल ज्यादा लिया हमने उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब यह है कि सॉल्युबिलिटी प्रेशर पर डिपेंड करती है, मगर कौन सा प्रेशर, प्रेशर ऑफ दैट गैस उसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस ऑन द लिक्विड सरफेस। जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ये है हेनरी लॉ, सिंपल सिंपल सा। लेकिन अब सॉल्युबिलिटी एक तरह से आपको याद हो अगर, तो केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया गया था कि जो सॉल्युबिलिटी है वो बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म है। अलग अलग टॉपिक में हम सॉल्युबिलिटी को अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म से ले सकते हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर हमने जब सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा तो वहां पर हमने क्या किया, मोलैरिटी को हमने सॉल्युबिलिटी ली थी। लेकिन यहां पर हेनरी लॉ के अंदर सॉल्युबिलिटी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनटू लिक्विड। सॉल्युबिलिटी इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनटू लिक्विड। लिक्विड के अंदर कितनी गैस के मोल्स डिसॉल्व हैं, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है ना इस टॉपिक के अंदर, जो सॉल्युबिलिटी है ना इस टॉपिक के अंदर, दिस वन, ये पार्ट ये लिया गया है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, कहाँ, इनटू लिक्विड। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। ये मोल फ्रैक्शन कब ज्यादा होगा, जब उस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। पहले क्या कहा गया, पहले सिंपल समझने के लिए कहा गया कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। मेरी बात समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। पहले हम ये समझ रहे थे कि सॉल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सॉल्युबिलिटी क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो वही लिखा है यहाँ पे, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज
प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। लेकिन मैथमेटिकली इसको रिवर्स करके हेनरी ने लिखा है, रिवर्स करके। रिवर्स करके कैसे करेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस on the liquid surface is directly proportional to the mole fraction of that gas dissolved into liquid. See? कह रहा है कि द मोस्ट कॉमनली, ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो हेनरी लॉ है वो इस तरह से है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर, पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। यानी आपको क्या याद रखना है, P प्रोपोर्शनल टू P प्रोपोर्शनल टू X, जहां P क्या है पार्शियल प्रेशर और X क्या है मोल फ्रैक्शन। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है P इज इक्वल टू KHX, जहां ये KH क्या है, KH इज हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। तो क्लियर कर लीजिए, P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस ऑन द लिक्विड सरफेस and X is the mole fraction of the gas in the solution, in the solution. Okay, now KH क्या है, KH is a Henry constant, Henry constant, Henry constant। KH की यूनिट वही होगी जो प्रेशर की यूनिट होगी, बिकॉज X तो एक नंबर है जो कि डायमेंशन लेस होगा। एक मिनट, पहले इस प्रोपोर्शनलिटी की बेसिस पर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ किसी भी पर्टिकुलर गैस का चूज कर लो, उसका ग्राफ बनाएंगे प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन या सॉल्बिलिटी। यहाँ पर प्रेशर लिया जाएगा और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, इसका जो स्लोप है ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो स्लोप है, इधर P है इधर X है, इसका स्लोप KH है। ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। ये जो KH है वो तब आया जब मैंने y एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर को लिया और x एक्सिस पर x यानी मोल फ्रैक्शन को लिया। अगर मैं उल्टा कर देता ये, तो ग्राफ में थोड़े चेंज आएंगे जो मैं अगली स्लाइड पे डिस्कस करूंगा। फिलहाल KH के बारे में सुनिए। KH जो हेनरी कांस्टेंट, ये एक गैस का कैरेक्टरिस्टिक है, गैस का, एक गैस के लिए डिफाइंड है, गैस के लिए। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग गैस का KH अलग अलग होगा, एज वेल एज एक ही गैस का KH अलग अलग टेम्परेचर पर भी अलग अलग होगा। यानी KH दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो गैस कौन सी है, नेचर ऑफ गैस, दूसरा उसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर। ठीक है, आइए समझते हैं डिटेल में। KH values for both यह increases with increase in temperature, ये बात थोड़ी देर बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप यहां तक समझिए। रहा था मैं गाइस, मैंने कहा कि अगर KH की बात करूं, KH की जो यूनिट आएगी ना, यूनिट ऑफ KH वही आएगी जो प्रेशर की आएगी, यूनिट ऑफ प्रेशर। दैट इज ATM और पास्कल, ऐसा कुछ भी। ठीक है, दूसरी बात, KH is not universal constant, not universal constant। KH वेरी करेगा विद गैस, वेरीज गैस टू गैस, विद गैस, विद नेचर ऑफ गैस। अगर आप गैस चेंज कर देते हैं एंड टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो KH बदलता है, राइट। पहले ये बताओ कि P बराबर है KH इंटू एक्स, तो गैस यहां से X बराबर क्या होगा, X क्या है सॉल्युबिलिटी है, X बराबर क्या होगा P अपान KH होगा। अब समझना, जिस गैस का
जिस गैस का केएच जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी उसकी कम होगी। अब यहां सवाल देखो क्या बनेगा, सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस गैस का केएच ज्यादा होगा उस गैस की गिवन टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो यहां से क्वेश्चन देखो बनेगा, यहां से यहां से देखिए, डन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाइए आप मुझे कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये बात थोड़ा सोचना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घट जाती है। जब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घट जाएगी तो केएच वैल्यू बढ़ जाएगी। तो दूसरा सवाल क्या बनता है कि जिसका केएच ज्यादा होगा, जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं आप, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा केएच वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, हट, के एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना के एच होगा, और के एच ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, के एच ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी कम होगी। के एच की वैल्यू पर सवाल बन सकता है कि मान लो 4 गैसेस हैं और उनका केज दिया है, तो जिसका केज हाईएस्ट होगा उसकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम होगी, मिनिमम होगी, मिनिमम होगी, नोट इट। उसके बाद अगर मैं ग्राफ को थोड़ा चेंज कर दूं, क्या करूं, ग्राफ बनाऊं सॉल्युबिलिटी वर्सेस प्रेशर, यानी एक्स एक्सिस पर क्या लोगे, प्रेशर लोगे, और वाई एक्सिस पर सॉल्युबिलिटी लोगे। अब सोचो क्या होगा, ग्राफ कैसा आएगा। आपका एक्स बराबर है ना पी अपॉन के एच। इस केस में जो ग्राफ आएगा उस ग्राफ में आपको स्लोप बदला हुआ मिलेगा। इधर ले रहे हैं प्रेशर, इधर ले रहे हैं एक्स, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा, नो डाउट, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा, नो डाउट। लेकिन अब जो स्लोप होगा वो 1/k h होगा, ना कि के एच होगा। तो इस ग्राफ में ये 1/k h है, के एच नहीं है, 1/k h है। तो इस ग्राफ में स्लोप जितना ज्यादा होगा, समझिएगा अच्छे से, इस ग्राफ में स्लोप जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। रीजन कि आप केज थोड़ी ले रहे हो, 1/k h ले रहे हो ना, तो केज ज्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी कम होती है, लेकिन अगर 1/k h ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो एक इसमें सवाल बन सकता है, अगर मैं 2-3 गैसेस ले लूं, इसके जस्ट नीचे एक सवाल करेंगे पहले आप, ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कौन सा ग्राफ सही है। पहले आप क्लियर कर लो कि दो गैसेस कौन कौन सी हैं, N2 और O2। मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है, O2 का ज्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, O2 की ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी O2 की ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, सॉल्युबिलिटी O2 की ज्यादा होनी चाहिए। अब ग्राफ चेक करो क्या है, इधर सॉल्युबिलिटी है और एक्स एक्सिस पर प्रेशर है, यानी ग्राफ तो ये वाला है, सॉल्युबिलिटी वर्सेस प्रेशर, ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ। तो इस ग्राफ के लिए स्लोप किसका ज्यादा है, देखो ये दोनों तो गलत हो गए बिकॉज ये हाइपरबोला टाइप के हैं, चांस इन दोनों का है, इन दोनों में देखिए जिसका स्लोप ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, ठीक है, स्लोप जिसका ज्यादा, क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी वर्सेस प्रेशर है, तो ज्यादा सॉल्युबिलिटी तो O2 की होती है, O2 हैज मोर सॉल्युबिलिटी देन N2, इसीलिए गाइस स्लोप भी किसका ज्यादा होगा, O2 का ज्यादा होना चाहिए, स्लोप O2 का ज्यादा होना चाहिए, और स्लोप O2 कहाँ ज्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए आंसर फर्स्ट। ध्यान समझिएगा इस सवाल को घर पे बैठ के, अगर मैं यहाँ प्रेशर ले लेता और यहाँ पर सॉल्युबिलिटी लेता तो आंसर ये होता,
फिर स्लोप इसका ज्यादा, उसकी सॉलिडिटी कम हो जाती है। इस ग्राफ को अगर आप समझ लिए तो कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो गया। इस ग्राफ के बाद ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग। अब एक बात बहुत सिंपल समझिए आप कि हेनरी लॉ कहता है कि जितना तुम प्रेशर बढ़ाते जाओगे सॉल्बिलिटी बढ़ती जाएगी, डायरेक्टली बढ़ती जाएगी। लेकिन जरा सोचो, क्या एक ऐसा दिन आएगा जब प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ जाएगा कि गैस गैस रह ही नहीं जाएगी, बल्कि गैस लिक्विड बन जाएगी। तो उस एक्सट्रीम हाई प्रेशर पर हेनरी लॉ फेल हो जाएगा। तो हेनरी लॉ इज नॉट वैलिड एट वेरी हाई टेम्परेचर। खैर वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले आप देखिए एप्लीकेशन, या एक क्वेश्चन और करता हूं। किताबें बहुत सी पढ़ी हो, दिस वन। ये चार गैसेस हैं, इन चारों गैसेस का ना हेनरी कांस्टेंट दिया गया है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर हेनरी कांस्टेंट दिया गया है। अब आपको ये चेक करना है कि किसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा है। जिसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा वो कम सॉल्युबल होगा। फिर सवाल पूछा, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा अरेंज द गैसेस इन देयर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप केज का ऑर्डर देखोगे। जिसका केज ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी लीस्ट हो जाएगी, समझ रहे हो। तो केज हाईएस्ट किसका है बच्चों, इसका। यानी ये सबसे लीस्ट सॉल्युबल होगा, बी सबसे लीस्ट सॉल्युबल होगा, बी सबसे लीस्ट सॉल्युबल होगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन है। मगर के एच सबसे कम किसका है, 10⁻³ बार -5 वाला सबसे कम है, तो इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पर आप आंसर देख लीजिए। और क्वेश्चन देखेंगे दो चार, जल्दी जल्दी। ये कह रहा है हेनरी लॉ, सॉरी थोड़ी देर बाद। वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यस, आंसर फर्स्ट। क्योंकि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा KH उतनी ज्यादा होगा और सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। दूसरा सवाल है कि द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज ग्रेटर फॉर गैसेस विद हायर सॉल्युबिलिटी, ग्रेटर फॉर गैसेस विद लोअर सॉल्युबिलिटी। आंसर सेकंड ना। जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी गैस की उसका KH उतना कम होगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द हेनरी लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन क्या है देखो, कि जब स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, स्कूबा डाइवर्स अगर वो जब सी के अंदर डेप्थ में जाते हैं तो वहां पर प्रेशर हाई होता है। ठीक है, अब जब प्रेशर हाई होगा तो वो वहां पर जो गैस सिलेंडर रखते हैं ना, उनकी गैस की सॉल्युबिलिटी ब्लड में बढ़ जाएगी। सॉल्युबिलिटी ब्लड में बढ़ जाएगी, ज्यादा ऑक्सीजन नाइट्रोजन डिजॉल्व हो जाएगी। फिर जब वो वापस सरफेस पे आएंगे तो वही गैसेस जो ज्यादा डिजॉल्व हो गई वो निकलेंगी बाहर की तरफ, तो वो स्किन पे बबल्स क्रिएट करेंगी और एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। जिस प्रॉब्लम का नाम यहाँ पे देखिए आप लोग लिखा है, विच इज नोन एज बेंड्स। तो पेनफुल इफेक्ट ऑफ बेंड्स मतलब जब स्कूबा डाइवर समुद्र की गहराइयों से ऊपर की तरफ आएंगे, सरफेस की तरफ आएंगे, तो गैसेस बबल्स की तरह निकलने की कोशिश करेंगी कैपिलरीज से, जिसकी वजह से पेन होगा। तो इस बेंड से बचने के लिए, क्या करते हैं, उस गैस सिलेंडर में हीलियम गैस भी भरते हैं ताकि इनर्ट गैस रहे, सॉल्युबिलिटी कम रहे और प्रॉब्लम कम। तो यहाँ पर जो गैस परसेंटेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे समझ लीजिए कि एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। तो हाईएस्ट परसेंट किसका है, नाइट्रोजन का है 56.2। और उसके बाद यहाँ पर है हाइड्रोजन, और हमें चाहिए क्या, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन लेने के लिए ये मिक्सचर मिलाया जाता है। फिर से बता दूं, यहाँ पर हीलियम और नाइट्रोजन का काम बस इनर्ट इन्वायरमेंट रखना है, यानी कम सॉल्युबिलिटी बनाए रखना है। ठीक है,
पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन है कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो ब्रीथिंग के टाइम क्या होता है कि यहाँ पर एयर हमारे कांटेक्ट में है, तो एयर का प्रेशर यहाँ हाई होता है, प्रेशर हाई, तो जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है, फिर ब्लड उस ऑक्सीजन को लेके जाता है सेल्स के पास, टिश्यूज के पास, वहां पर प्रेशर लो हो जाता है। तो जब वहां प्रेशर लो हो जाएगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, तो वहां पर उसकी सॉल्बिलिटी घट जाती है, यानी फिर वहां O2 हीमोग्लोबिन को छोड़ देगा, तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म्स ड्यू टू हाई एयर प्रेशर ऑन द लंग्स, ठीक है, एंड देन डीऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म्स ड्यू टू लोअर वेपर प्रेशर या लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सेल्स टिश्यूज। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से ही हम ब्रीथिंग करते हैं। हमारा जो हीमोग्लोबिन है O2 को बाइंड करता है, सेल्स तक ले जाता है और वहां जाके छोड़ देता है। ओके, the exchange of gases through blood in lungs and cells depend on the variation of partial pressure of oxygen and carbon dioxide gases, इनके प्रेशर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला एप्लीकेशन है, जब हम कंपनीज जब कोल्ड ड्रिंक के अंदर कोल्ड ड्रिंक को जब पैक करती हैं तो हाई प्रेशर पर पैक करती हैं, क्योंकि उनको वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करना है। तो आप जानते हैं प्रेशर जितना हाई होगा सॉल्बिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। दैट्स वाई कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर सो दैट मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी डिसॉल्व्ड इन द बॉटल, ठीक है। तो ये आपने पिया होगा थम्स अप। टू इंक्रीज द सॉल्बिलिटी ऑफ CO2 in the soft drinks and soda water, the bottle is sealed under high pressure, ठीक है। ये भी हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट देखिए, एनॉक्सिया एक डिजीज होती है। एनॉक्सिया एक प्रॉब्लम होती है, कब आती है? जब हम हिल चढ़ते हैं, जब हम हिल पर जाएंगे, हाई हाइट पर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होता है तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो घट जाती है, जिससे सोचने में समझने में प्रॉब्लम महसूस होती है। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया's disease at high altitude is due to the decrease in the oxygen level in the blood due to decrease in the pressure। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए भी हमें, यानी ये प्रॉब्लम भी आती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जो हेनरी लॉ के अंदर आएगा बिकॉज प्रेशर डिपेंडेंट है। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हेनरी के अंदर आपको पढ़ना जरूरी है, ये बातें अच्छे समझेगा, वो है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस को मैं एक क्वेश्चन से करा देता हूं, ठीक है। लिमिटेशंस को मैं एक क्वेश्चन से करा देता हूं। हेनरी लॉ इज नॉट वैलिड व्हेन, इसके अंदर नॉट वैलिड व्हेन, देखो पहला एट वेरी हाई प्रेशर, एट हाई, बहुत हाई प्रेशर लगा दोगे तो वैलिड नहीं होगा। गैस रिएक्ट विथ गैस रिएक्ट विथ गैस रिएक्ट विथ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट से गैस रिएक्शन करने लग जाए तब भी हेनरी लॉ वैलिड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल HCl को अगर आप पानी में रिएक्शन कराएंगे तो वो रिएक्शन करेगा H3O+ और Cl-। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड को आप पानी में घोलेंगे तो वो एसिड बनाएगा H2CO3। ऐसे केसेस में हेनरी लॉ वैलिड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अमोनिया गैस को अगर आप घोलेंगे पानी में तो वो बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन दीज केसेस हेनरी लॉ वैलिड होगा। अब हेनरी लॉ वैलिड नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? सुनो पहले, इसका मतलब ये है कि ग्राफ स्ट्रेट नहीं आएगा। हाँ, ये अभी भी सच है कि प्रेशर बढ़ाओगे तो इसकी सॉल्बिलिटी इसमें बढ़ेगी, पर डायरेक्टली बढ़ेगी ये जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, लाइक ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर इज हाई, हेनरी लॉ इज नॉट वैलिड व्हेन प्रेशर इज लो, the gas is not highly soluble, the gas neither react chemically with solvent nor dissociate or dissociate,
तो कब नहीं वैलिड होगा? जब टेम्परेचर इसका बहुत हाई होगा। ठीक है, प्रेशर इज लो तो वैलिड होगा ना, प्रेशर लो पर वैलिड होगा। गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल, इसका मतलब ये है कि नॉट हाईली सॉल्युबल मतलब नॉन रिएक्टिव, यहाँ पर हाईली सॉल्युबल है ये, हाईली सॉल्युबल। अब हाईली सॉल्युबल के केस में क्या होगा? हेनरी लॉ वैलिड नहीं होगा। तो नॉट हाईली सॉल्युबल के केस में हेनरी लॉ वैलिड होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये भी सही है। तो ये तीन वैलिड की कंडीशंस हैं, वैलिड की कंडीशंस हैं, और ये क्या है? नॉट वैलिड की कंडीशन है। तो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर वैलिड नहीं होगा, एज वेल एज क्यों हाई प्रेशर पर नहीं होगा? क्योंकि वहां पर वो लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, तो इतने पॉइंट, इतनी चीजें आपने पढ़ी हैं कहाँ पर? हेनरी लॉ में। अगला टॉपिक इसका होगा लिक्विड इनटू लिक्विड, ये तो सॉलिड इनटू सॉलिड तक। ठीक है, थैंक यू फॉर आवर कॉपरेशन।